आ जाइए आप सांस्कृतिक मंच की तरफ। हेलो, माइक चेक। हेलो, नमस्कार सभी को। आज के इस कार्यक्रम एवं सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम शब्दोत्सव के लिए उपस्थित हुए हैं, तो इसी क्रम में आज के पहले सत्र की शुरुआत करते हैं। आज का यह सत्र, जो कि वैश्विक अवधारणा ज्योतिष एवं वास्तु पर आधारित है, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आज के अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं जय श्री ओम जी। जय श्री ओम जी, आप वास्तु एक्सपर्ट एवं ऑथर हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आप इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, तथा रीमा जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं रीमा जी को माइक देना चाहूँगा। रीमा जी। धन्यवाद बेटा, और आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जो सर्दी है वो अच्छों को ना चाहते हुए भी आलस्य की ओर धकेल देती है, और जो हमें इस वक्त थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि ज्योतिष और वास्तु जो है वो आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और अगर आप सनातनी संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें ज्योतिष और वास्तु जो है ये हमारे जीवन में कई चीज़ों का पूरक है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी सवाल है ज्योतिष और वास्तु से जुड़ा हुआ, जो आप हमारे सेशन के आखिरी हिस्से में पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ आ जाइए। और इस विषय में अगर आपकी रुचि है ज्योतिष और वास्तु की, तो आप आइए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ से जो जानकारी देंगे, जो ज्ञान देंगे, वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व होने वाला है, बहुत मायने रखने वाला है। तो हम अपने इस सांस्कृतिक मंच से प्रथम सत्र की शुरुआत कर रहे हैं, शब्दोत्सव। ये दिल्ली का पहला सनातनी फेस्टिवल है, ये दिल्ली का पहला वो फेस्टिवल है जहाँ पर हम वाकई में अपनी जड़ें, हमारी जो संस्कृति है, हम उसकी तरफ ले जा रहे हैं। युवाओं को, अपने देश के नागरिकों को चिंतन, मनन, मंथन, सब उन विषयों का यहाँ पर होने वाला है जो वाकई में हमारे लिए जरूरी है भारतीय होने के लिहाज से। तो एक बार यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं और कहते हैं कि जो नाद की शक्ति है, जो स्वर की शक्ति है, उस संख्या बल पर भारी पड़ जाती है, तो यहाँ संख्या दिखने में कम है, लेकिन एक बार जरा तालियों के नाद से आप ये बता दीजिए कि हम किसी से कम नहीं है। और पहले सत्र की शुरुआत कीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो तालियों से मेरे मेहमानों का स्वागत करें। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय विख्याति वाले ये ज्योतिष हैं, और कई जो बड़े बड़े अलंकार हैं वो उनके नाम हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री ओम जी भी हैं हमारे साथ। जय श्री ओम जी ने वैदिक वास्तु को लेकर के आज के आधुनिक संदर्भ में मुझे लगता है 1 दर्जन से ज्यादा किताबें भी लिखी हैं, और ये भी हम जानेंगे, ये रोचक यात्रा इन दोनों मेहमानों की आप ये जानेंगे कि आज आप देख रहे हैं इन विधाओं में ये गहरे उतर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आधुनिक पृष्ठभूमि, शिक्षा दीक्षा की बात कर ले उससे आते हैं। तो फिर आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि पूरी तरह से इन विधाओं में ये उतरे और निपुण हुए हैं, और आज लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। तो बहुत समय ना लेते हुए आइए हम अपने सत्र पर आते हैं। हमारा सत्र है वैश्विक अवधारणा ज्योतिष एवं वास्तु। तो मेरा पहला सवाल जो है आपसे है जयश्री जी, वास्तु को लेकर के कई सवाल भी होते हैं, डर भी होता है, और आम इंसान अगर ये जानना चाहे, जिसे कोई जानकारी नहीं है वास्तु की, टेक्निकल नॉलेज हम जिसे कहते हैं, वास्तु जीवन में क्यों जरूरी है? पहले तो मैं सुरुचि प्रकाशन को धन्यवाद करना चाहूँगी। रीमा जी, आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे आपने इस मंच पे आने का अपॉर्चुनिटी दिया। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, डर, तो मेरा जीवन में ये इस डर के वजह से ही मैं वास्तु में पूरी तरह से उतरी, और वास्तु को मैंने अपना जीवन बनाया। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मैंने पूरी कॉन्वेंट में पढ़ाई की, कॉलेज अपनी शिक्षा मैंने MBA कंप्लीट की, और मैं जॉब कर रही थी। और ऐसा हुआ कि मेरे लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, डर आए,
तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा फाउंडेशन वीक है, जिसकी वजह से मैं इतना लाइफ में डगमगा रही हूँ। और तभी मैंने जो रियल वास्तु है उसकी खोज स्टार्ट की। मेरी फैक्ट्री थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई, फाइनेंशियल क्रंच हो गया लाइफ में, और थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी आ गए। तब ये सनातन धर्म के जो ग्रंथ है वो मेरे जीवन में आए। विश्वकर्मा प्रकाश जो सबसे पुराना ग्रंथ है, विश्वकर्मा जी का लिखा हुआ, भगवान शिव जी का दिया हुआ, वो मैंने सबसे पहले ट्रांसलेट किया। क्योंकि मैं एक इंग्लिश बैकग्राउंड से थी तो हिंदी भी मेरी इतनी ग्रेट नहीं है। तो मैंने, मेरे गुरु हैं शिव प्रसाद वर्मा जी, मैं इंदौर गई, संस्कृत में पहले मैंने उनसे सारा पढ़ा, 5 साल मैंने उनके अंडर पढ़ाई की, और धीरे धीरे सारा मैंने ट्रांसलेशन जो पुराने ग्रंथ हैं, विश्वकर्मा प्रकाश को सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मतलब आई एम द फर्स्ट वन टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। मनुष्य चंद्रिका फिर ट्रांसलेट किया, राजवल्लभ, और 10th सेंचुरी का सबसे जो मेन ग्रंथ है सम्रांगन सूत्रधार, उसे ट्रांसलेट किया। तब पता चला कि जो वास्तु के डर इस सोसाइटी में हैं, वो एक्चुअल वास्तु जो हमारे ग्रंथ या हमारे देवताओं ने जो बताए हैं वो वैसा नहीं है। तो अगर अपने सिंपल लाइफ में वास्तु करना चाहें तो 3 तरह के वास्तु हैं। एक तो स्थिर वास्तु है जो कि फाउंडेशन में या घर बनाते समय काम आता है। दूसरा है चर वास्तु, यानी कि उसको अपने क्वार्टरली चेंज कर सकते हैं, अपने पैटर्न्स को, लाइफ के पैटर्न को। तो जैसे पैटर्न चेंज होते हैं, घर में भी चीज़ें अपने बदलते हैं, तो लाइफ में भी अपने चेंजेस आती है, इसे कहते हैं चर वास्तु। फिर आता है दैनिक वास्तु, यानी कि डेली लाइफ में अपने वास्तु कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि भगवान का स्थान है, सोने का स्थान है, क्योंकि अपने बेड पे 1/3 लाइफ अपनी बेड पे बिताते हैं, तो इसीलिए वास्तु में शयन कक्ष का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बेड के आसपास मोबाइल फ़ोन्स ना चार्ज करें, एसी के जो हाई वोल्टेज स्विच हैं वो ना लगाएं, टीवी ना रखें, कोई भी स्टिमुलेशन हो जो रूम में उसे ना रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो वास्तु बहुत सिंपल हो जाता है। और ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का डर है या इधर उधर की चीज़ें, ये तो वो बुनियादी सवाल है, आपने अच्छा जिक्र किया जयश्री जी, जो मुझे लगता है हर आम इंसान जानना चाहता है कि कौन सी वो बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी बदलाव हैं जो आप वास्तु के लिहाज से कर सकते हैं अपने घरों में। और घरों के भी अपनी चुनौतियां हैं अब दिल्ली एनसीआर वालों के साथ, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन के बनाए हुए घरों में नहीं रहते हैं। अपार्टमेंट लाइफ हो गई है, तब आपको जो मिलता है आपको वो परचेज करके उसमें लोग रहते हैं। लिहाजा वो जो चुनौतियां हैं उससे कैसे पार पाएं, इस पर भी हम आएंगे, इस पर भी आपसे बात करेंगे। आपने अपनी इस यात्रा के बारे में बताया संक्षेप से, बहुत खूबसूरत तरीके से। संजीव जी, तो संजीव जी, जैसा कि मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर हैं, और सबसे खास बात है कि नाड़ी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। नाड़ी ज्योतिष में उनको महारत हासिल है। तो सबसे पहले तो हम संजीव जी यही जान लेते हैं आपसे कि आम ज्योतिष की जो अवधारणा है वो तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बहुत समझते हैं या फिर उससे कनेक्ट करते हैं। ये जो नाड़ी ज्योतिष है ये अलग कैसे है, और इस विधा के साथ आप कैसे जुड़े, यानी कि इस तरफ आपका जो ज्ञान की दिशा है वो कैसे मुड़ी? सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं जरा गुरु प्रार्थना करना चाहूँगा जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले मैं रीमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल्ली गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतना सुंदर उन्होंने सनातनी जो ये उत्सव रखा है और यहाँ पर ज्योतिष और वास्तु का जो सत्र रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि नाड़ी ज्योतिष क्या है, कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष तो हम सब जानते हैं, जहाँ पर आपके पास 12 हाउसेस होते हैं, खाने बन जाते हैं, मून जहाँ पर होता है वहाँ बोलते हैं ये आपकी राशि है। फिर जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई तुम्हारी राशि ये है, तुम्हारे ये ग्रह बैठे हुए हैं इस हाउस में, ये आस्पेक्ट कर रहे हैं, ये दृष्टि कर रहे हैं, तुम्हारे नवांशा में ये है, दशांशा में ये है, पर कहीं ना कहीं वो नक्षत्र को भूल जाते हैं।
नक्षत्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, हो सकता है मून के नक्षत्र या लग्न नक्षत्र की इतनी बात करते हैं, बट नाड़ी ज्योतिष में हम जो ये वैदिक ज्योतिष है वो तो कवर करते ही, उसके अलावा हम नक्षत्र में ज़्यादा जाते हैं। तो नक्षत्र आ गए, हर ग्रह जो है उसके नक्षत्र और उसके नक्षत्र के स्वामी, इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं 3 लेवल डाउन व्हेन वी गो, जब तीनों को हम कैलकुलेट करते हैं तब बताते हैं ये ग्रह क्या असर करेगा। रादर देन भाई तुम्हारा सूर्य 10वें में बैठा है या जुपिटर 1st में बैठा है या 4th में बैठा है वीनस, ऐसे सिर्फ एक प्लैनेट के बैठने से बात नहीं बनती, वो कभी भी पूरा रिजल्ट नहीं बताएंगे क्योंकि उसके नीचे नक्षत्र है। नक्षत्र आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब नाड़ी ज्योतिष में भी है ना 2 तरह की नाड़ियाँ प्रचलित हैं, एक भृगु ऋषि से आई हैं और एक अगस्त ऋषि से। तो अगस्त ऋषि वाला आपने ज़्यादातर सुना होगा, वो थंब इम्प्रेशन वाला नाड़ी। भाई आप गए, आपने थंब इम्प्रेशन दिया और देखा, वो फिर देखते हैं कि भाई मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, उसके हिसाब से निकालते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। वो लिखा हुआ है, वो अगस्त ऋषि में ऋषियों ने लिखा हुआ है हज़ारों साल पहले, और उसकी जो आपके थंब इम्प्रेशन के बेस पे वो निकालते हैं, वो भी एक कैलकुलेशंस के बेस पे निकालते हैं। एक है लीनियज जो भृगु ऋषि से आती है। भृगु ऋषि में भी बहुत सारी जो है नाड़ियाँ हैं, कई शिव नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, बहुत सारी नाड़ियों के प्रकार हैं। इसमें जो एक बहुत ही स्पेशल ब्रांच है वो है नक्षत्र नाड़ी। अब इसमें जब डेट टाइम प्लेस ऑफ इनपुट सेम होता है, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें थंब इम्प्रेशन नहीं चाहिए, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं तो आपको एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट आ जाता है लाइफ का। देखिए जो भी ये ग्रह हैं, जो भी जिस पोजीशन पे भी हैं जब आप पैदा हुए, वो क्या है, वो एक्चुअली आपका प्रारब्ध और संचित मिला के आता है, एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। तो आई से एस्ट्रोलॉजी इज ए जीपीएस ऑफ लाइफ। तो आपकी लाइफ में इतने सारे इवेंट होते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड टू द आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ। भाई किस नक्षत्र में अगर कोई बंदा, कोई जीव गया है, उसके हिसाब से भी उसके संस्कार होते हैं। और बर्थ से पहले लोग आ जाते हैं, जी अगर ऑपरेशन है तो बताइए किस नक्षत्र में, किस किस दिन कौन सा अच्छा मुहूर्त है। तो नाड़ी ज्योतिष में मैं कहूँगा ये बहुत एक्यूरेट है, और ये साइंस है विच आई एम स्प्रेडिंग इन मोर देन 70+ कंट्रीज, 70-75 कंट्रीज में मैं इसको फैला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और इसमें समझ लीजिए जो एक्यूरेसी है, सबसे कमाल की बात है, जो एक्यूरेसी है वो 90 to 95%, विच इज़ एस्टॉनिशिंग। तो आदमी को विश्वास नहीं होता कि ऐसा है, और उसमें पास्ट, इस लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एकदम एक्यूरेटली पता लग जाता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर जानने के लिए तो हर कोई उत्सुक रहता है। पास्ट को सोच के लोग डर जाते हैं क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ सामने आ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग, इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल है संजीव जी, वो भी मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जयश्री जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि जो टॉयलेट की पोजीशनिंग है, जी। उसे उसे लेकर के लोग बहुत भयभीत करते हैं। चुनौती ये भी है क्योंकि अब अगर आप देखें खासतौर से अब ज्यादातर ही सिटीज में, अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या शहरों में, अब गांवों में भी जो सीवेज सिस्टम है वो दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर प्लान इन वेरी डिफरेंट मैनर। तब ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने हिसाब से मैप और तमाम चीज़ों की संरचना कर रहे हैं, तो चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली टॉयलेट पोजीशनिंग की बात करें, तब ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, और कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो नकारात्मक ऊर्जा है, अगर उसकी पोजीशनिंग गलत हो तब आप उससे बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। क्या करें, क्या ना करें, क्या है ये भय, कितनी सच्चाई है, तो ये हमें बता दीजिए। तो टॉयलेट की पोजीशन अगर आम तौर पे माना जाए तो सबको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, मुझे फलाना बीमारी हो सकती है। ये सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि टॉयलेट की पोजीशन चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो, वो हल्की नकारात्मक तो रहेगी। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट से लोगों को भयभीत होना है। तो ये ग्रंथों में क्लियरली दिया है कि जैसे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, अगर विश्वकर्मा प्रकाश जो सबसे पहला ग्रंथ है, जो विश्वकर्मा जी आर्किटेक्ट हैं, डिवाइन आर्किटेक्ट, उनका लिखा हुआ है, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है। ऐसे अलग अलग मानसार माइमत ग्रंथ हैं, उनमें अलग अलग पोजीशन दी है कि जैसा आपका कमरा हो। यानी कि बेसिकली इसमें आइडिया क्या है कि आपको अलाइन करना है, आपको अपने आप को जो नेचर है उसके साथ अपने को अलाइनमेंट करना है। अगर आपका अगर बेडरूम अगर आपका साउथ वेस्ट में है और आप टॉयलेट अगर नॉर्थ वेस्ट में रखेंगी, तो
वो आप अलाइन नहीं है ना, आपको बार बार नॉर्थ वेस्ट में जाना होगा डायरेक्शनल वाइज, इसीलिए जहाँ आपका कमरा है उसी के बगल में ही आपका टॉयलेट है, तो वो ज़्यादा वास्तु के संदर्भ में रहेगा। अब ये टॉयलेट को अपने को क्लीन रखना है, वहाँ प्लांट्स रख सकते हैं, इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, कपूर जला सकते हैं, या इनफैक्ट जैसे नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए आप थोड़े बहुत क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। ये सब द होल आइडिया इज टू keep the And toilet generally we clean. talk about like blue tapes, yellow tapes. What is science टिप्स behind them? हाँ, इसका देखिए जो ग्रंथ हैं, मैंने तो 15 से भी ज़्यादा ग्रंथ ट्रांसलेट कर चुकी हूँ इनफैक्ट, तो इसमें कहीं पे भी टेप का कोई मेंशन नहीं है। अच्छा, ऐसा जो कहा जाता है अभी आजकल, क्योंकि आप देख रहे होंगे रील कंटेंट वाले ज्ञान पे लोग बहुत जाते हैं, तो मत जाइए। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो उनका वैदिक ज्ञान है और शास्त्रों का ज्ञान है और आपका नहीं दशकों का ज्ञान है, तो जो बताएंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होने वाला है, क्योंकि ये अथर्ववेद का ही पार्ट है। तो उपाय क्या है, मतलब अगर हम कुछ ऐसे उपाय बताना चाहें लोगों को, सिर्फ अगर उनका टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है या फिर नहीं है वास्तु के अनुरूप, क्या करें, क्या लगा सकते हैं बाहर? और प्लांट्स की बात आपने कही, किस तरह के प्लांट्स हम अंदर रख सकते हैं? जैसे इंडोर प्लांट में हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, उन्हें रख सकते हैं ताकि वहाँ की फ्रेशनेस बनी रहे। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो बाहर आती जाती रहे, और पॉसिबल हो तो थोड़ी सनलाइट भी अगर आ सके तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाकी लीकिंग टैप्स ना हो, क्योंकि लीकिंग टैप से मेंटली अपने थोड़े डिस्टर्ब होते हैं ना कि पानी टपक रहा है, वैसे ही उससे बोलते हैं कि फाइनेंसेस भी थोड़े से अपने टपकने लगते हैं, तो ये ज़्यादा माइंड से भी प्रभावित है। जैसे श्री भगवत गीता में भगवान ने चैप्टर 15 वर्स नंबर 1 में कहा है कि जो बीमारी है मेन, वो अपने रूट जो है वो ऊपर है और अपनी जो ब्रांचेस हैं वो बॉडी है। तो जो टॉयलेट का मैं कहूँगी कि जो बीमारी, जो लोगों को डर है, वो ज़्यादा दिमाग से है, ना कि एक्चुअल वास्तु के कोई भी ग्रंथ में मेंशन्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई उपाय करना ज़रूरी ही है। अगर आपका टॉयलेट एकदम क्लीन है तो कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको डर लगा है तो आप दिक्पाल के जो वेपन्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी वेदों से है। जैसे हर एक डायरेक्शन के अलग अलग दिक्पाल हैं, अलग दिक्पाल के अलग वेपन्स हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट का डोर है उसके ऊपर आप मोर या पानी या जैसे त्रिशूल है वो रख सकते हैं। अंदर नहीं रखना, बाहर ही रखना है। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऐसे धातु जो बहुत शुभ है, इन्हें टॉयलेट के अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि इनसे अपने भगवान की मूर्ति और बनाते हैं, तो इसीलिए इन धातुओं को स्पेशली मना किया है। इम्पोर्टेंट बताया। एक सवाल जो है मेरे मन में वो मैं आपसे पूछूंगी अभी, जो मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा संजीव जी के लिए है। संजीव जी, अभी जो है ट्रेंड चला है, क्योंकि ज़्यादातर मामले अब जो हैं चाइल्ड बर्थ के वो सिजेरियन हम लोग देख रहे हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं है, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम सी सेक केसेस देख रहे हैं। और यहाँ पर एक चुनौती ये आती है कि लोग पहले से टाइम डिसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है कि अगर ऑपरेशन होना ही है, बच्चा ऑपरेशन से ही हो रहा है, तो हम पहले से जो सबसे शुभ समय है वो देख लें और उस हिसाब से हम ऑपरेट करवा लें। क्या ये सही है? क्या ये प्राकृतिक है? और वो जो समय जो आप खुद चुन लेते हैं पैदा होने का, क्योंकि कहते हैं कि आपके जाने और आने का समय सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई और तय नहीं कर सकता है। ऐसे में जब हम खुद चुन लेते हैं कि बच्चा कितने बजे आना चाहिए इस धरती पर, क्योंकि डॉक्टर लेकर के आ रहा है, तो क्या ये मान्य है? देखिए, मैं इसमें अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा। पहली बात तो आपने बहुत सही बोला, जिसका आना जब आना लिखा है तभी आना होगा और जब जाना है तभी जाएगा। अब कई बार हमारे पास आते हैं, वो समय तो ले जाते हैं पर उस टाइम में होता भी नहीं है, या तो पहले आ जाता है, कुछ अर्जेंसी हो जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है समय निकालने, तो उस परमात्मा की इच्छा से ही आ रहा है। मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ कि मैं उसको टाइम दे रहा हूँ। अल्टीमेटली टाइम देने के बाद भी नहीं होता। कई बार मैं बोलता हूँ सपोज 10 से 10:30 के अंदर, मतलब ऑपरेशन में पहले चले जाना है, इस टाइम में बच्चा बाहर आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट मुहूर्त। पर कई बार नहीं हो पाता।
ये है कि ऊपर वाली कृपा रही कि 90% केसेस में हो जाता है, पर 10% फिर भी इधर उधर हो जाते हैं। तो ये आना जाना लिखा है, आप कुछ नहीं डिसाइड कर रहे हैं, आप भी माध्यम है उस परमपिता के कि आपको उन्होंने अनेबल किया कि इनको बताने के लिए। नहीं तो क्या आप 2 हफ्ते पहले 4 दिन पहले लोग ले जाते हैं टाइम, वो मान चला कुछ अर्जेंसी आ गई, कुछ चीज़ें आ गई, वो ऑपरेशन रात में करना पड़ा। तो ये सब डिसाइडेड ऑलरेडी, क्योंकि जैसे परमहंस योगानंद जी ने लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कि जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और व्यक्ति के कर्म जब अलाइन होते हैं तब बच्चे का बर्थ होता है। तो आपका जो बर्थ चार्ट है वो आपका प्रारब्ध और संचित मिला के है, ये चेंज नहीं हो सकता मेरे करने से या किसी के करने से। तो ठीक है, जो अब डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन है, सिजेरियन है, लेट द डॉक्टर डिसाइड एंड वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, दैट्स व्हाट मैं ये बोल सकता हूँ। जी जी चलिए, तो बहुत मुझे लगता है बहुत स्मार्टली जवाब दे दिया संजीव जी आपने इस सवाल का। और एक अब मैं सवाल जयश्री जी ये पूछना